सबसे पहले हम थेरेपेटिकल एक्सरसाइज की बात करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि थेरेपेटिकल एक्सरसाइजेस होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज थेरेपेटिकल एक्सरसाइजेस के अंदर देखते हैं, योगा सेंटर्स पे देखते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स सेंटर्स पे देखते हैं। जनरली लोग अपने पार्क के अंदर करते हैं। ठीक है, योगा, जुम्बा, ये काफी सारी तरह की क्लासेस होती हैं एक्सरसाइजेस के लिए। ठीक है, तो वो एक जनरल एक्सरसाइजेस में आती हैं। काफी बार लोगों को सुना होगा ना कहते हुए कि अरे सर, ये एक्सरसाइज तो मैं खुद ही काफी करता हूँ। एक्सरसाइज तो मैं बहुत करता हूँ, आप कुछ बताओ, आप कुछ नया कराओगे क्या। बोले ये एक्सरसाइज तो मैं कर ही लूंगा। ठीक है, तो उस टाइम पे अपने को क्या करना होता है, अपन को एक अच्छे से काउंसिल करना होता है कि सर आप जो करते हो वो एक जनरल एक्सरसाइजेस हैं, और हम जो आपको कराएंगे वो थेरेपेटिकल एक्सरसाइजेस हैं। तो किसी को पता है थेरेपेटिकल एक्सरसाइजेस क्या होती है? Which is formed to improve physical activities, restore physical function, reduce pain or chronic pain, prevent injury and enhance overall health and well-being। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चरल एक्सरसाइज प्रोग्राम जो कि क्या करे, जो हम लोग बनाते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमारा मेन फोकस रहता है, अगर किसी को कोई पेन या क्रोनिक पेन है, उनके लिए एक्सरसाइज प्लान करना। उनके आगे इन फ्यूचर एज अगर कोई स्पोर्ट्स एथलीट है या कोई जनरल पॉपुलेशन है जिसको कि आगे कोई इंजरी हो सकती है उसकी डेली एक्टिविटीज की वजह से या इसके किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की वजह से, तो उन इंजरीज को प्रिवेंट करना और उसकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? कोई प्रॉब्लम? नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज थेरेपेटिकल एक्सरसाइजेस? प्लीज से यस। यस सर। यस सर। ओके, the difference between the general exercises and the theoretical exercises. Exercises is the physical activity for overall health fitness. General exercises also have their many benefits overall on our physical activities, on our overall fitness, like cardiopulmonary endurance, our circulation, heart health, lungs health. There is some difference between the general exercises and the theoretical exercises. अगर हम स्पेसिफिकली जनरल एक्सरसाइज की बात करें, so they improve the physical activity and overall fitness of a person. And if we are talking about therapeutic exercises, these are basically a structural program for a person with medical condition or physical impairments. Okay, a person with physical impairment never go for the general exercises or never should be go for the general exercises. They should go to find a good physiotherapist and try to plan a structural therapeutical program for him. Is it clear to everyone? Is there any language barrier for anyone? नो नो। ओके, ओके, तो अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे अगर जनरल एक्सरसाइजेस और थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस के बीच में, ठीक है, तो जनरल एक्सरसाइज भी हमारी फिजिकल हेल्थ और ओवरऑल फिटनेस को भी इंप्रूव करती हैं। थेरेपेटिक एक्सरसाइज में हम एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम बनाते हैं जो कि किस पर्सन कोई अगर मेडिकल कंडीशन के साथ है या किसी फिजिकल इम्पेयरमेंट के साथ है, तो हम उसको थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं। जनरल एक्सरसाइजेस अपनी ओवरऑल हेल्थ को और अपनी फिटनेस को और बॉडी कंपोजिशन को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, हेल्थ फिटनेस अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और अगर हम बात और बॉडी कंपोजिशन यानी कि हमारा फैट परसेंटेज कम होना, लीन बॉडी मास बढ़ाना, ठीक है, वो सारी जनरल एक्सरसाइजेस के थ्रू हम कर सकते हैं। थेरेपेटिकल एक्सरसाइज में हम ये सारी चीजें तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा हमारा एम होता है अ कंप्लीट रिहैब प्रोग्राम फॉर समवन विद एनी इंजरी और एनी मेडिकल कंडीशन, एनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और एनी पोस्ट ऑप कंडीशन। ठीक है, रिहैब का मतलब होता है हम वो जो एक्टिविटीज वो उस इंजरी, उस डिजीज या उस सर्जरी से पहले जो सारी चीजें कर पा रहा था उसको वापस से कर पाए, वो हमारा रिहैब प्रोग्राम होता है। ठीक है, और उसकी इंजरी प्रिवेंशन, उसकी मेडिकल कंडीशन प्रिवेंशन के लिए भी हम थेरेपेटिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, जनरल एक्सरसाइज प्रोग्राम मेनली होता है हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए। ओके, और जो हमारा थेरेपेटिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है वो होता है अगर किसी को कोई इंजरी हुई है, किसी को क्रॉनिक पेन है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई मूवमेंट डिसऑर्डर है, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उन सब चीजों में। ठीक है, जनरल एक्सरसाइज में हमारी क्या आती है, रनिंग करना, वेट लिफ्टिंग करना, योगा करना, स्पोर्ट्स खेलना, ये सारे हमारे जनरल एक्सरसाइज में आती हैं। और अगर हम एज अ फिजियो देखें थेरेपेटिकल एक्सरसाइज में, तो उसमें हमारे आते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मोटर लर्निंग, improve their motor function, their neuromuscular control and many more things। ओके, पर जनरल एक्सरसाइजेस में बहुत ज्यादा हाई रिस्क ऑफ इंजरी रहता है। आपने देखा होगा जिम के अंदर कितनी सारे लोगों को इंजरी होती है वेट लिफ्टिंग करते टाइम, है ना। स्पोर्ट्स के अंदर काफी लोगों को इंजरी होती है जो एक अच्छे लेवल पर नहीं खेल रहे, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो अच्छे लेवल पर खेलते हैं वो अंडर
गुड फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में या उनके स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच होते हैं उनके सुपरविजन में खेलते हैं। लेकिन जो जनरल एक्सरसाइज करते हैं, जनरल स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, उनके हाई रिस्क ऑफ इंजरी रहता है। जबकि अगर थेरेपेटिकल एक्सरसाइज की बात करें, यहाँ पे मिनिमम या नो रिस्क ऑफ इंजरी होता है, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में काम करते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है जनरल एक्सरसाइज की जिम, पार्क एक्सरसाइजेस, स्विमिंग, जुम्बा। ये सब हमारे जनरल एक्सरसाइज, क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी की कोई मेडिकल कंडीशन को लेके या उसके बॉडी कंपोजिशन की, उसकी बॉडी के फिजियोलॉजी के हिसाब से, उसकी मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से, उसके फिजिकल इंपेयरमेंट्स के हिसाब से या उसके फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद नहीं बनाया जाता जनरल एक्सरसाइज प्रोग्राम। ठीक है। और जबकि हम अगर थेरेपेटिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम की बात करेंगे, तो जैसे हमारा पोस्ट ऑप रिहैब हुआ, स्ट्रोक के बाद की रिकवरी हुई, आर्थराइटिस के लिए जो हमने रिहैब प्रोग्राम बनाया, वो सारे हमारे थेरेपेटिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम में आते हैं। अभी तक सबको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा समझ? यस सर, आ रहा है। ओके, ठीक है, हमने बात कर ली जनरल एक्सरसाइज के बारे में और थ्योरेटिकल एक्सरसाइज के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे थ्योरेटिकल एक्सरसाइज के मेन गोल क्या होते हैं। क्यों, अब ये तो पता चल गया कि थ्योरेटिकल एक्सरसाइज क्या होती है, ये भी पता चल गया कि जनरल एक्सरसाइज में और थ्योरेटिकल एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस होता है। अब हमारा उसको थ्योरेटिकल एक्सरसाइज देने का, प्रोग्राम देने का मेन गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, ओके, तो हम बात करेंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, फिजिकल इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, एसोसिएटेड मूवमेंट डिसऑर्डर, इंजरीज, डिजीज, मेडिकल कंडीशन, वी ट्राई टू इंप्रूव एवरीवन एबिलिटी टू फंक्शन एज इंडिपेंडेंटली एज पॉसिबल। समझ में आया कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम थेरेपेटिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, जितना इंडिपेंडेंटली कोई इंसान खुद का काम कर पाए, जब तक पॉसिबल हो तब तक हमको, हमारा काम क्या होता है, उसका फिजिकल सारे फंक्शंस इंप्रूव करना, एबिलिटी इंप्रूव करना, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। एज क्या है उनकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अगर 40 साल का है, 50 साल का है। हमारे घर में हम जनरली सुनते हैं, अरे मेरी एज तो 60 साल है, मैं क्या एक्सरसाइज करूं। ठीक है, उनकी मेंटेलिटी क्या है, हमारे जो पुराने लोग हैं उनको अगर 60 साल के लोग को किसी को एक्सरसाइज के लिए या जिम में जाने के लिए बोल दोगे, तो वो तो हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, यार मेरी कोई उम्र है एक्सरसाइज करने की, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जितनी नीड उन लोगों को है, ठीक है, उतनी और किसी को नहीं है। जब किसी की एज 30 या 40 से ज्यादा है, उसकी बॉडी का डीजनरेशन प्रोसेस और ज्यादा बढ़ चुका है, उसको और ज्यादा एक्सरसाइजेस की जरूरत है। ठीक है, तो रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, देयर फिजिकल इंपेयरमेंट, ऐसा नहीं है कि किसी कोई अगर फिजिकली इंपेयर हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल देंगे नहीं अब तो हो गया, अब आप नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। हम कैसे भी करके उसको फिजिकली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। अगर कोई एम्पुटेशन का पेशेंट आता है हमारे पास, या कोई कंप्लीट सर्वाइकल लेवल से लेकर क्वाड्रिप्लेजिया का पेशेंट आता है, या कोई, ठीक है, हेमीप्लेजिया का पेशेंट आता है, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारा काम ये रहता है, हम उसको जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट चीजों पे लेके जाएं, जितना ज्यादा वो खुद से चीजें कर पाए, चाहे वो व्हील चेयर के सहारे हो, चाहे वो वॉकर के साथ हो, चाहे वो किसी भी ऑर्थोसिस प्रोसेसेस की मदद से हो, ठीक है, पर वो खुद से जितना इंडिपेंडेंट हो पाए, ये हमारा मेन गोल रहता है। तो थेरेपेटिकल एक्सरसाइज ये सारी चीजों में हमारी हेल्प करती है। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, इंप्रूव ओवरऑल लेवल ऑफ फिटनेस, देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी और डिजीज। ओके, थेरेपेटिकल एक्सरसाइज करने से क्या होगा, उसकी ओवरऑल फिटनेस भी इंप्रूव होगी, उसके जनरल सारी फिजियोलॉजिकल सिस्टम का इफेक्ट आएगा, एक जनरल सिस्टमेटिक इफेक्ट भी आता है एक्सरसाइज का, वो अच्छा मिलेगा उसको, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, उसके इंजरी के रिस्क कम हो जाएंगे, और उसके कोई भी डिजीज होने के रिस्क, प्रिवेंशन में भी काफी थेरेपेटिकल एक्सरसाइज का काफी बेनिफिट होता है, प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी और एनी डिजीज। ओके, आगे बात करें, अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ सिम्टम फ्री मूवमेंट ड्यूरिंग बेसिक टू कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। हम हमेशा ट्राई करते हैं, हम अपने आप को या अपने पेशेंट को एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिकवरी तक लेके जाएं। ठीक है, वो भी सिम्टम फ्री, अगर वो हमारे पास आया है, ठीक है, कोई भी, एक सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सिर्फ पेन रिलीफ करना ये एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम है कि उसकी बॉडी जिस ऑप्टिमम लेवल तक जा सकती है, ठीक है, जिससे कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, उसके रिस्क ऑफ इंजरी, रिस्क ऑफ डिजीज कम हो, ठीक है, हमको उस ऑप्टिमम लेवल तक जाना है। ऐसा नहीं कि ठीक है आपकी रेंज आ गई, आपके पेन कम हो गया, बस हो गया आपका रिहैब। रिहैब प्रोग्राम बहुत लंबा चलता है, थेरेपेटिकल एक्सरसाइज 5-5 6-6 महीने तक चलती हैं। अगर उसके पेन कम हो गया है, उसकी रेंज अचीव हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वापस से वो सिम्टम्स नहीं आ सकते। तो प्लीज उसकी स्ट्रेंथनिंग पे और सारी चीजों पे ध्यान दीजिए, है ना। तो वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिकवरी तक जाना है रिहैब प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो हमारा काम क्या रहता है, थेरेपेटिकल एक्सरसाइज का काम क्या रहता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिकवरी तक जाना, सिम्टम फ्री मूवमेंट कराना पेशेंट के अंदर, उसकी नॉर्मल बेसिक एक्टिविटी जैसे कुछ भी चीज उठाने से लेके उसकी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जैसे रिक्रिएशनल कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, कोई गेम हो गया, उसको खेलने तक उसको लेके जाना, ये थेरेपेटिकल एक्सरसाइज का काम होता है। समझ में आया सबको? अगला सवाल है, ठीक है, तो ठीक है, हमको पता चल गया थेरेपेटिकल एक्सरसाइजेस क्या होती है, एक्सरसाइज और थेरेपेटिकल एक्सरसाइजेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और थेरेपेटिकल एक्सरसाइज हमको क्यों देते हैं हम, क्या उसका गोल होता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है। अब मेरा नेक्स्ट चीज क्वेश्चन है कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको जाननी चाहिए, जिससे हम एक इफेक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम
बना पाए। ठीक है। तो जैसा कि मैं अपनी क्लास में भी, ऑफलाइन क्लासेस में भी सारे बच्चों को बताता रहता हूँ कि अगर हमको एक अच्छा फिजियो बनना है, जैसे इसमें भी है कि इफेक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ है, तो हमारी एनाटॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमको स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हमारी फिजियोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज थेरेपी, बायोमैकेनिक्स, पैथोलॉजी, पेशेंट साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, इनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हमको पता होना चाहिए एक्सरसाइजेज जो हम करा रहे हैं, जो हमने प्लान की है उनके लिए, उनका उसके अफेक्टेड टिश्यू या अफेक्टेड एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा। उसके अलावा उनका ओवरऑल ओवरऑल बॉडी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, जैसे उसकी कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उसका उसकी ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। उसके अलावा हमें पेशेंट के फिजिकल इंपेयरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पेशेंट आया उसके फिजिकल इंपेयरमेंट्स क्या क्या है, उसकी वजह से उसके क्या क्या डिसेबिलिटीज हैं। हमको क्लियर होना चाहिए एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाने से पहले हमारे पेशेंट की नीड्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसके आसपास का इन्वायरमेंट क्या है जिसमें वो रहता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ओके, वो क्या जॉब करता है, और उसके इन फ्यूचर क्या गोल्स हैं कि मुझे ये चीजें करनी है, मेरे को सोसाइटी में जाना है। वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। उसकी कंडीशन के बारे में भी पता होना चाहिए, उसकी अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो क्या कंडीशन है उसके बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके। उसके अलावा उस डिजीज की वजह से, उस कंडीशन की वजह से उसको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, उनको भी पहले ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा हमें गुड नॉलेज ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट भी होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि हाउ थ्योरेटिकल एक्सरसाइजेस कैन हेल्प टू इम्प्रूव समवन फिजिकल फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कैसे थ्योरेटिकल एक्सरसाइजेस किसी के फिजिकल फंक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकती है। चैट में देख लूं, शायद क्या पता किसी ने चैट में कुछ लिखा हो। यस। यस, ओके। ठीक है। तो हाउ थ्योरेटिकल एक्सरसाइजेस कैन हेल्प टू इम्प्रूव समवन फिजिकल फंक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल फंक्शन है। ठीक है। लोकोमोशन के अंदर क्या क्या आता है हमारा, वॉकिंग, रनिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, जंपिंग। ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज हमारे लोकोमोशन के अंदर आती है। ठीक है। अब हम देखेंगे लोकोमोशन को थ्योरेटिकल एक्सरसाइज से कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है। तो जैसे हम देखें कि लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन को या किसी भी फंक्शनल एक्टिविटी को कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन का न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल खराब हो, उसका लोकोमोशन इफेक्ट हो जाएगा। जैसा हम काफी सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में देखते हैं, पार्किंसन के अंदर देख लिया, स्ट्रोक के अंदर देख लिया, उनके गेट चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि उनका लोकोमोशन इफेक्ट हो गया, किसकी वजह से, न्यूरो मस्कुलर कंट्रोल की वजह से। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर किसी की मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट हो जाए। ठीक है। अगर मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट हो जाए, जैसे किसी की स्पास्टिसिटी ज्यादा हो, जैसे सीपी के बच्चे की स्पास्टिसिटी ज्यादा होती है जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होती है, जिससे उसका सीजरिंग गेट होता है, तो उसका लोकोमोशन इफेक्ट हो गया। किसी की कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस बहुत ज्यादा खराब हो। ठीक है। जैसे कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, उनका लोकोमोशन, वो लंबे टाइम तक बेड रेस्ट पे रहते हैं, उनका लोकोमोशन इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी कार्डियोपल्मोनरी हेल्थ खराब होती है। ठीक है। उसके अलावा किसी की मसल परफॉर्मेंस में, जैसे मसल की टोन हो गई, मसल की पावर हो गई, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, इन सब के अंदर कोई दिक्कत है तो भी हो सकता है। किसी की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है, हमारे स्टेबिलाईजर्स जो मसल होती है उनकी स्ट्रेंथ। ठीक है। उसके अलावा हमारे न्यूरोमस्कुलर कनेक्शंस होते हैं उन पे। ठीक है। तो हमारी स्टेबिलिटी हमारे लोकोमोशन को इफेक्ट कर सकती है। हमारी बॉडी का बैलेंस, ठीक है, जो कि काफी सारे, जैसे हमारे वेस्टिब्यूल है, हमारा सेरिबेलम है, हमारा कॉर्टेक्स है, इन सब ये सारे मिलके हमारा बैलेंस का काम करता है। अगर यहाँ से कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा बैलेंस इफेक्ट होगा, बैलेंस की वजह से हमारा लोकोमोशन या कोई भी फंक्शनल एक्टिविटी जो आप एग्जांपल लोगे वो इफेक्ट हो सकती है। हमारे कोऑर्डिनेशन अगर इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से हमारा लोकोमोशन इफेक्ट हो सकता है। हमारी अगर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारा लोकोमोशन इफेक्ट हो सकता है। आया समझ में? ये फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लोकोमोशन, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये फैक्टर्स हैं जो कि हमारे किसी भी फंक्शनल एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर अब अपन आगे बात करें पैथोमैकेनिक्स। पैथोमैकेनिक्स जैसे कि कौन कौन सी डिजीज हैं या कौन कौन सी डिजीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, फिजिकल इंपेयरमेंट है जो हमारे, जो मैंने पहले फैक्टर्स की बात की, उनको इफेक्ट करते हैं। क्योंकि ये डिजीज या ये इंपेयरमेंट उनको इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स को, और फैक्टर्स क्या करते हैं, हमारी किसी फिजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम इंपेयरमेंट। ठीक है। नर्वस सिस्टम इंपेयरमेंट की बात करें, जैसे हमारे किसी भी स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम हुई, जैसे स्ट्रोक आ गया, पार्किंसन हो गया, ठीक है, कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट हो गया, इस हमारे स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी इंजरी हो गई, ठीक है, पॉट स्पाइन या कोई भी नर्वस सिस्टम की
नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल इफेक्ट हो गया, हमारी मसल परफॉर्मेंस इफेक्ट हो गई, हमारा बैलेंस कोऑर्डिनेशन इफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारे फिजिकल फंक्शन इफेक्ट हो गए, ठीक है। अब कार्डियोपल्मोनरी पैथोलॉजी है, किसी को पोस्ट सीएबीजी है, किसी को लंग इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। इन सब की वजह से भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी होगी। किसी को जॉइंट डिजीज है, किसी को डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है, किसी को इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, ठीक है। किसी की जॉइंट इंजरी हो रखी है, एसीएल या पीसीएल, कोई लिगामेंट टीयर हो चुका है, किसी सॉफ्ट टिश्यू, मस्कुलोस्केलेटल के अंदर क्या होता है, किसी की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो रखी है, ठीक है। जैसे जॉइंट डिजीज के अंदर हमारे प्रोप्रियोसेप्टार्स भी इफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जॉइंट सेंस, ठीक है, हमारा बैलेंस भी खराब हो जाता है। मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज हैं, ठीक है, कोई भी जैसे एंकल स्ट्रेन, मस्कुलर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन या कोई भी हो गया, जिनकी वजह से वो फैक्टर्स इफेक्ट होंगे। या फिर कोई लंबे टाइम तक किसी क्रोनिक डिजीज की वजह से कोई लंबे टाइम तक बेड रेस्ट पे है, तो वो सारे फैक्टर्स इफेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी फंक्शनल एक्टिविटी इफेक्ट होगी। एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, हम ध्यान देते हैं किसी की फंक्शनल चीजों, फिजिकल फंक्शंस पे। थेरेप्यूटिकल एक्सरसाइजेज मेनली डिजाइन की जाती हैं उनकी फिजिकल फंक्शंस इंप्रूव करने के लिए, उनकी रीस्टोर करने के लिए उनके फंक्शंस, ठीक है। थेरेप्यूटिकल एक्सरसाइजेज टू इम्प्रूव फिजिकल फंक्शन, इम्प्रूव फिजिकल फंक्शन। अब क्या हुआ, अब अपन ने ओवरऑल चीजें देखी कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे फिजिकल फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स भी किसी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से या किसी इंजरी की वजह से आते हैं, ठीक है। उन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि हमारे फिजिकल फंक्शन इफेक्ट होते हैं। अब हम कौन कौन सी थेरेपेटिकल एक्सरसाइजेस प्रोग्राम के थ्रू, अगर किसी के बैलेंस डेफिशिएंट है तो हम उसको बैलेंस ट्रेनिंग कराएंगे, किसी की कोई कार्डियोपल्मोनरी पैथोलॉजी है तो हम उसको कार्डियोपल्मोनरी रिहैब कराएंगे, किसी को अगर कोऑर्डिनेशन, अगर किसी का इफेक्ट है तो हम मेन फोकस कोऑर्डिनेशन पे करेंगे अगर थेरेपेटिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम बना रहे होंगे तो। अगर किसी की मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है तो हम उसकी मोबिलिटी पे ध्यान देंगे, जॉइंट मोबिलिटी पे, हम उसकी मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देंगे। अगर किसी की कोई ब्रेन इंजरी है या ब्रेन डिफेक्ट है, जैसे स्ट्रोक है या कुछ भी है, उसकी वजह से अगर उसकी मोटर लर्निंग्स चली गई हैं, उसके फंक्शंस चले गए हैं, तो हम उसको मोटर रीलर्निंग कराते हैं। अगर किसी के किसी डिजीज की वजह से या प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की वजह से या कोई भी फिजिकल फंक्शन की वजह से, फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से अगर उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो हम उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं और काफी सारी चीजें कराते हैं। ये जैसे एग्जांपल्स हैं थेरेपेटिकल एक्सरसाइजेस के, जिनसे हम अपनी फिजिकल फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, एंड होने वाली है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो पूछ सकते हैं। ग्रुप में एक बार मैसेज कर देना अगर किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा है, आप देखिए एक बार। यस। अगर किसी को, अगर सीवियर रेस्पिरेटरी कंडीशन, जैसे सीवियर किसी को, अगर किसी को इन्फेक्शन है, ठीक है, लंग इन्फेक्शन है, ठीक है, या किसी को कोई सीवियर कंडीशन है लंग्स से रिलेटेड, तो क्या होता है, तो उसकी वजह से वो होगा ना सर कि अगर उसके रेस्पिरेटरी अगर इन्वॉल्व होगा, सेचुरेशन ड्रॉप होगा, सेचुरेशन ड्रॉप होगा हमको, जैसे हम आईसीयूज में देखते हैं, उनको उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है, ठीक है। तो वेंटिलेटर पे लेने की वजह से क्या हो गया, उसकी फिजिकल एक्टिविटी इसलिए रिस्ट्रिक्टेड हो गई क्योंकि हम उसको ऑक्सीजन हटा के ना तो उसको वॉक करा सकते, ठीक है। अगर हम, कई बार होता है ना जो सीवियर रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट पे होते हैं, जो वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, हम उनको ना तो सिटिंग में लेके जा सकते, चलो सिटिंग में अगर एक बार को ले भी आए, हम उनको बेड मोबिलिटी नहीं करा सकते आसपास के एरिया में। तो इस वजह से उनके फिजिकल फंक्शन भी इफेक्ट हो ही रहे हैं। और सीवियर डेफिशिएंसी की वजह से वो एक फ्लोर सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते, तो ये फिजिकल इंपेयरमेंट ही है। आ गया। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, प्लीज एक बार मेरे को आप बता देना ग्रुप में सब लोग कि कैसी क्लास रही या कैसा क्या कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने एक छोटा सा, एक मैंने सोचा एक डेमो क्लास बना के देखता हूँ कि अगर बाकी लोगों को पसंद आता है तो मैं क्वालिफिकेशन को ऐसे कंटिन्यू करूंगा, सब चीज़ों को कंसाइज करके, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, और आगे जाके हम इसके प्रैक्टिकल वीडियोस भी अटैच करेंगे इसमें। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था, इसलिए इसमें अटैच नहीं हो पाया और इतना टाइम भी नहीं था क्लास को बनाने के लिए, मैंने आज ही ये बनाया था इसलिए। ठीक है, आज की क्लास में मैंने यहीं तक समराइज किया है क्वालिफिकेशन के फर्स्ट चैप्टर को। थैंक यू एवरीवन। आई होप सभी लोगों को क्लास समझ में आई होगी। प्लीज मेरे को एक बार फीडबैक जरूर दें, चाहे व्हाट्सएप पे दें या इंस्टाग्राम पे दें, जहां भी दें, मेरे को एक बार फीडबैक दें कि क्लास कैसी रही, क्या मुझे इसी तरीके से पढ़ाना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए या कैसे। समझ में आया बाकी लोगों को? आगे हम इन सारी चीजों को एक डिटेल में उठाएंगे, जैसे बैलेंस ट्रेनिंग के बारे में, कार्डियो पल्मोनरी इंड्योरेंस, कार्डियो पल्मोनरी है, कोऑर्डिनेशन, जो कि कॉल्वे किश्नर में बहुत अच्छे से दे रखा है।